हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो बिहार एस्टेट 2024 इसके विषय में आज हम पूरी चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो इसमें किस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साफ साफ आपका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया था, जहाँ पे आपका पूरा विवरण दिया गया है, वहीं पर दिया गया है आपके नॉर्मलाइजेशन के क्राइटेरिया कि यहाँ पे आखिर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कब। यहाँ पर क्या कहा गया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है कि इसका आयोजन एक से अधिक पालियों यानी सिटिंग तिथियों डेट में किया जाता है। यानी कि अलग अलग यहाँ पर पालियों में होगी, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा जहाँ पर देखने को मिलती है, अलग अलग डेट्स पे परीक्षा देखने को मिलती है। तो ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में जो है वो प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थी को कोई भी लाभ या हानि ना हो। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षा जो फल है वो आपका प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि रिजल्ट आपका किस बेस पे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगेगा, आपका जो एग्जाम है वो अलग अलग शिफ्ट में है, अलग अलग डेट में है। जैसे कोई विषय है, अब उसका अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में बच्चे का पेपर है। अब किसी के पास जो है थोड़ा टफ वाला पेपर आ गया और किसी के पास थोड़ा इजी वाला पेपर मिल गया, तो इजी वाले को लाभ ना हो और टफ वाले को यहाँ पर हानि ना हो। अब ऐसा तो नहीं है, अब एक के पास अगर थोड़ा इजी प्रश्न पत्र पहुंच गया तो जिसके पास टफ पहुंचा उसका जो नॉलेज है और जो दूसरे का नॉलेज है, अब ऐसा तो नहीं है। स्तर अगर सेम होता है यहाँ पे तो नॉलेज की बात करें तो उसका मतलब ये है कि अगर उसको कठिन मिला तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये तो हानि की बात है ना। और जिसको यहाँ पर सरल मिल गया तो उसके लिए थोड़े से लाभ की बात है। तो यहाँ पे इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कराई जाती है ताकि किसी को भी यहाँ पर जो लाभ और हानि का है ये सामना ना करना पड़े और सबको यहाँ पर इक्वली बेस पे यहाँ पर बांट दिया जाए। इसीलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। आगे भी देख लेते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी को जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी आपका स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका यहाँ पर पूरा बनेगा वही ही आपका प्राप्तांक माना जाएगा। और अभ्यर्थी की उत्तीर्णता और अनुत्तीर्णता यानी कि आप पास हैं या फेल हैं, इसका निर्धारण भी जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है इसी के आधार पर ही यहाँ पर खंडिता संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्णांक परीक्षा प्रतिशत के अनुसार होगा। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज बनता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे पास या फेल जो है वो माना जाएगा। ठीक है, ना कि जो आपका रॉ स्कोर है सही प्रश्नोत्तर के आधार पर यहाँ पर जो प्राप्त अंक है इस बेस पे नहीं माना जाएगा। नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है उसी बेस पे माना जाएगा। आगे भी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। नॉर्मली आगे अगर हम देखते हैं तो उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 था। भाई अगर 150 अंक की परीक्षा है और इसमें आपका जो रॉ स्कोर है 76 यानी कि आपने आंसर की से मिलाया 76 आंसर आया आपका, लेकिन 76 आपके नंबर बन रहे हैं, लेकिन आपने अलग अलग यहाँ पर शिफ्ट वाइज यहाँ पर पेपर हुआ है और वहाँ पे अलग अलग शिफ्ट अलग अलग डेट्स पे पेपर हुआ है। आपने सिर्फ इस आंसर की से मिला लिया कि 76 है, लेकिन जब आपकी नॉर्मलाइजेशन लगा तो इस प्रक्रिया के उपरांत जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर था वो यहाँ पर 76 से कितना रह गया 74.90।
आता है तो रिजल्ट का जो उत्तीर्णांक है यानी कि अब इसी बेस पे आपको मिलेगा, यानी कि जो आपका परसेंटेज बनेगा यहाँ पे 150 का 50% 75 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है ये अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके 50% मार्क्स नहीं बन पाए, क्योंकि आप पास थे 75 नंबर पे और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद बन गया 74.90। तो यहाँ पे आप जो है 75 नंबर प्राप्त नहीं कर पाए भाई, कुछ पॉइंटों से रह गए और इसीलिए आपको अनुत्तीर्ण यानी कि आपका रिजल्ट फिर यहाँ पर पास आप नहीं होगे, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। आगे क्या कहा गया, यद्यपि कि यानी कि अगर पॉइंट में भी आपका कम रह जाता है पासिंग से तो आपका वो अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होके जो आपका बनेगा परसेंटाइल। अब यहाँ पर यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है इस पे ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, साफ साफ इन्होंने कहा है। तो ये है आपकी नॉर्मलाइजेशन की ओवरऑल प्रक्रिया, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर डाउट में आते हैं कि आखिर आपका उत्तीर्णांक क्या है यानी कि पास परसेंट क्या है। तो अगर हम बात करें कि सामान्य वर्ग के लिए 50%, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अगर आपका पॉइंट में भी कम रह जाता है 50% न आने से तो भी आप अनुत्तीर्ण ही माने जाओगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पिछड़ा वर्ग का 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% अंक, दिव्यांग 40% और महिला 40%। तो ये है आपका यहाँ पे उत्तीर्णांक। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। और रिजल्ट की अगर हम बात करें बिहार एस्टेट की, तो आपका रिजल्ट जो है, अगर हम बात करेंगे रिजल्ट की, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका जुलाई लास्ट में जो है, पेपर 1 का जुलाई लास्ट में, और यहाँ पर अगर पेपर 2 की बात करें तो अगस्त स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, अगस्त स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।